जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों को मेरा आदर, चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। संगत जी, मैं अमित अंकल हूँ और आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। संगत जी, 3-4 दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था एक अंकल का कि अंकल आप, उन्हें यूट्यूब की ज़्यादा नॉलेज है, तो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको तो पता ही है, तो आप प्लीज़ संगत को समझाएं, आप उनको थोड़ा समझाएं कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है और आप सभी संगत इसको कैसे सीरियस लेते हैं, वो मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। संगत जी, क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, जो गूगल है, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है, उस ऑप्शन को ऑफ करना होता है, इनेबल नहीं करना होता है। तो क्या होता है, वो हमारी बातें सुनता है, बहुत स्मार्ट है। मान के चलो कि आप कोई शॉपिंग करना चाहते हो या टीवी खरीदना चाहते हो, शूज़ खरीदना चाहते हो, कंप्यूटर लेना चाहते हो, लैपटॉप लेना चाहते हो या कुछ भी लेना चाहते हो, तो उसे पता लग जाता है। तो वो क्या करता है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड आपको कंटेंट रिकमेंड करता है, सजेस्टेड में डालता है कि ये देखो ये देखो। फिर आप क्या करते हो, उसे देखना शुरू करते हो। ये बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और ऐसे ही आप जब गुरुजी का डिस्कस करते हो, गुरुजी के बारे में आप सोचते हो, किसी से बात करते हो, तब भी वो आपकी बात सुनता है, तब भी फिर वो आपको मैसेज देता है। आपको मैसेज आते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी गुरुजी के मैसेज आते हैं और यूट्यूब पर भी आपको रिकमेंड होता है। फिर आप क्या बोलते हो कि गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तू सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। आपको नहीं पता कि ये जो चीजें चल रही है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यह आपके साथ छलावा हो रहा है। आगे रह के चीजें आना, जो आप सोचते हो या जिस बारे में आप जिक्र करते हो किसी और से, तो वो मोबाइल आपकी बातें सुनता है। फिर वही मैसेज रिपीट पे रिपीट आपको रिकमेंड होते हैं, सजेस्टेड में आते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। और आपके सभी सत्संग में हमें यही बातें लिखी हुई आती है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपको अवेयर करना या बताना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है, मैं भी एज ए कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। टीना आंटी का मैं बता देता हूँ। टीना आंटी सिर्फ रिकॉर्ड करती हैं। वो अभी हाल फिलहाल अपने स्कूल में जॉब कर रही हैं। उनका जो है 7 बजे घर से निकलते हैं, दोपहर को 3 बजे वो आते हैं। 1 घंटा अपना आराम किया, खाना पीना बनाया और फिर उसके बाद 9 से 10 के बीच में वो अपना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हैं। हमारे 2 चैनल हैं, जिसमें से दोनों चैनल मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ। टीना आंटी सिर्फ रिकॉर्ड करती हैं। टीना आंटी को यूट्यूब का ABC भी नहीं आता। उसकी जो भी वीडियो की क्रिएटिविटी है या उसका जो भी आप बैकग्राउंड देखते हो, थंबनेल देखते हो, वॉइस एडिटिंग देखते हो, सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ। टीना आंटी का इसमें कोई रोल नहीं है। टीना आंटी सिर्फ एक स्कूल टीचर है और वो अपना आके सिर्फ रिकॉर्ड करती है और उसके अलावा टीना आंटी का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो यूट्यूब पर हम जो करते हैं वो क्लिक बैट होता है। आप जो सत्संग सुनते हो, जो उसमें आपको जवाब मिलते हैं, वो रियल होते हैं, जो गुरुजी की पुरानी संगत के। जो नई संगत अब आजकल जो सत्संग शेयर कर रही है, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। आज उनकी आंखें खुल जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। जो उनको लगता है कि जो मैसेज आते हैं मेरे पास, ये यूट्यूब भेजता है, यूट्यूब रिकमेंड करता है आपको। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, ये कंटिन्यू एक कंटेंट क्रिएटर को डालना पड़ता है अपने चैनल को मेंटेन करने के लिए। अगर वो रोज नहीं डालेगा तो उसका चैनल डाउन हो जाता है। तो वो क्या करेगा, कम्युनिटी पोस्ट रोज करेगा, वो रोज कंटेंट डालेगा, उसका चैनल नहीं चलेगा तो वो कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखेगा जिससे आप उसको क्लिक करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 7 हो गया, 1 + 6 7 हो गया। तो इसको ये बताया जाता है कि 7 मतलब ये मेरी लकी डेट है, तू इसे सुन, आज तुझे मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अब ये भी होगा कि 1 - 8 मतलब 7। अब आपको सोचना है, विचार करना है कि आप कितने भ्रम में जी रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। क्या होता है कि जब कोई नया यूट्यूबर आता है, वो कुछ ऐसी एल्गोरिदम में सेटिंग करता है, कुछ ऐसे कीवर्ड लगाता है जो वीडियो के नीचे नीचे रिकमेंड में आती, सजेस्टेड में आती। अगर कोई यूट्यूबर होगा, अगर मेरी बात कोई सुन रहा होगा, तो उसे अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये बातें बताना बहुत जरूरी है। उसमें थंबनेल में आजकल ऐसा लिखा जा रहा है कि ये वीडियो गायब हो जाएगी, आज ही सुन, आज के बाद तुझे, तेरी आंखों से ओझल हो जाएगी या तुझे दिखेगी नहीं। संगत जी, उसके चैनल पे पड़ी होती है वीडियो, वो कहीं नहीं जा रही है, वो क्लिक बैठ है, आपसे सत्संग जबरदस्ती सुनवाया जा रहा है। और एक आंटी आई है, अपने घर के पूरे परिवार को लेके आई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके हस्बैंड, उनकी सिस्टर, उनका भाई, उनके 4-4 5-5 चैनल हो गए, क्योंकि उनको पता है हमें क्लिक बैट खेलना, संगत सुनेगी और जितने मेल पे या फिर हमें ऑडियो सत्संग मिल जाते हैं, डालना है, बस मेहनत तो करना नहीं है। संगत जी, पुरानी संगत के जब हम
रिकॉर्ड करते हैं तो आप यकीन करोगे हमें रात के 1:30 2-2 बज जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, 3 से 4 घंटे मुझे वही ऑडियो को एडिट करने में लगता है, फिर वॉइस मुझे बनानी पड़ती जो आपको अच्छी लगती सुनने में, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके वो जो हमारा जो कंटेंट बनता है 6 से 7 घंटे में बनता है। आजकल के जो यूट्यूबर हैं जो गुरु संगत उन्हें सिर्फ 1 महीना ही होता है गुरुजी से जुड़े हुए, उनके यूट्यूब चैनल बनने लग गए हैं, और एक चलता है वो 2 बनाते हैं, और 2 चलता है वो पूरे परिवार को लाते हैं। ये आजकल ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा आप समझिए, आपको वो सत्संग सुनना है जिसमें गुरु महाराज जी की बातें हैं, गुरु महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं, गुरु महाराज जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्संग के अंदर होता है, थंबनेल में नहीं होता है। तो आइए संगत जी, बिना वक्त गवाए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है। संगत जी, आज से पहले आपने ये सत्संग नहीं सुने होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है इन सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है आपके कई सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, आपको गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शिखू आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी ने पायलट आंटी का सत्संग तो सुना ही होगा। तो संगत जी, मैं पायलट आंटी की मम्मी हूँ और मैं पटियाला में रहती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको बहुत पुराना सत्संग सुनाती हूँ, 1979-1980 का। 79-80 में मेरे मामा जी कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर थे। संगत जी, उनसे मिलने के लिए मैं चंडीगढ़ चली गई, और जब मैं उनसे मिलने उनके घर गई तो वो अपने घर पर नहीं थे। वहाँ पर मामा जी का बेटा मौजूद था। उसने मुझे बिठाया, हमने चाय पानी पिया, हमने बातचीत की, और मैं वहाँ संगत जी 1.5-2 घंटे बैठी रही। और फिर मैंने अपने भाई से कहा, मेरे कजिन से कहा कि अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है, मुझे जल्दी भी है, मैं फिर किसी और दिन आऊंगी मामा जी से मिलने। और संगत जी, जैसे मैं गेट से बाहर निकली, मेरा कजिन मुझे बोलता है इनसे मिलो, और मेरे सामने एक 15-16 साल का लड़का खड़ा था। सफेद कुर्ता पहना हुआ था, पूरी बाह वाला कमीज था, सफेद खुला पजामा पहना हुआ था, और उसके बाल कंधे तक थे और माथे पे तिलक लगा हुआ था। और उस लड़के को देखकर मैंने सोचा कि मैं इससे मिलकर क्या करूंगी। और संगत जी, मेरा कजिन मुझे ऐसे बोलकर कि इनसे मिलो, इनसे बात करो, और ऐसा बोल के वो अंदर चला गया। और संगत जी, जिनसे मिलने के लिए उसने बोला वो खड़े थे मेरे सामने। और संगत जी, उन्होंने मुझे बिठाया और पूछा कि बताओ क्या पूछना है। तो मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी का पूछना है, उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, क्या वो डॉक्टर बन जाएगी। और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल बन जाएगी। और उन्होंने मुझे कहा कि फलाना सेक्टर में जाना, वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे दाल चावल का लंगर करवाना, और ऐसा करने पर तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। अब संगत जी, मुझे ये याद तो नहीं कि मैंने वो सेवा की या नहीं की, लेकिन अगर मुझे उन्होंने कहा था तो मैंने जरूर की होगी। अब संगत जी, 79 के बाद में बहुत समय बीत गया, ना मैंने कभी उसके बारे में पूछा, ना मेरे कजिन ने मुझसे इस बारे में कोई जिक्र किया। और संगत जी, 27 साल के बाद जब गुरुजी चोला छोड़कर चले गए तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हमारे गुरुजी चोला छोड़कर चले गए हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि बहन जी, जो मामा जी के घर पर आप जिनसे मिले थे वो कौन थे? वो भी तो गुरुजी ही थे। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने उनके बहुत बहुत पुराने दर्शन किए हुए हैं, 1980 के दौरान जब वो मात्र 15-16 साल के लड़के थे। और संगत जी, लेकिन मुझे इतने सालों तक पता ही नहीं चला कि वो कौन है। लेकिन संगत जी, आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे अफसोस है कि मेरे सामने गुरुजी महाराज थे, मैंने उनसे बातें की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया, और मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं उन गुरुजी को नहीं पहचान सकी कि जिनकी वजह से मेरी बेटी आज डॉक्टर है। संगत जी, एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। और संगत जी, हम सुबह उठते और सुबह से लेके शाम तक हम उसी पॉइंट पर, उसी बात पर डिस्कशन करते ही रहते, और हमारे सामने कोई कंक्लूजन नहीं आ पा रहा था। अब संगत जी, 5-6 दिन ऐसे ही बीतते चले गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो जलंधर जा रहा हूँ, और वहाँ उनके एक फ्रेंड थे कैप्टन, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, उनसे डिस्कशन करूंगा, और शायद वहाँ पे कोई निर्णय निकल आए। हमारी तो बातचीत से कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। अब संगत जी, हम लोग जलंधर पहुँच गए, उनसे सारी बातें
की और फिर उन्होंने हमें कहा कि भाई निर्णय तो मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन अपने घर के पास में एक गुरुजी रहते हैं और वहाँ जाकर आ सकते हैं। और फिर संगत जी हम पैदल पैदल ही गुरुजी महाराज के घर पर चले गए। अब संगत जी जैसे हम लोग गुरुजी महाराज के पास गए, दरबार में हम एंटर हुए तो गुरुजी ने दूर से ही देख लिया और मेरे अंकल से कहने लगे, हाँ भाई शेखो कैसे आया। और संगत जी हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम तो खुद पहली बार आए थे गुरुजी महाराज के पास। तो हम यही सोच में पड़ गए कि गुरुजी को हमारा नाम किसने बताया। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका और गुरुजी महाराज के ठीक सामने जाकर के बैठ गए। और तब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा, हाँ भाई शेखो 10 की गल है। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो गुरुजी ने कहा कि ले फिर चल, और वो अपने कमरे में ले गए। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड अंदर कमरे में गए और गुरुजी ने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद कर लो। और संगत जी वहाँ बैठकर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूरी बात सुनी और गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ पर आते रहा करो और तू चिंता मत कर, तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके उन्हें मत्था टेक कर मेरे हस्बैंड उस रात जलंधर में ही रुके अपने फ्रेंड के घर पे और सुबह वापस पटियाला आ गए। और संगत जी पटियाला आके मुझे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग है नर्क है, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता। अगर जो तुम्हें स्वर्ग देखना है तो जलंधर में एक गुरुजी हैं, उनके मंदिर में जाकर के देखो, वो सच्चा स्वर्ग है। और मुझे कहते हैं कि अपन जलंधर चलेंगे, तुम तैयारी करो। और संगत जी मुझे लगा कि पटियाला से जलंधर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी आएगी। और संगत जी मेरे हस्बैंड 3-4 दिन तक बोलते रहे कि जलंधर चलो जलंधर चलो, गुरुजी महाराज के दर्शन करके आएंगे। लेकिन संगत जी मैंने हाँ नहीं कहा। और फिर बाद में मेरे अंकल बड़े सख्त लहजे में मुझे कहने लगे कि कल तो हम पक्का ही गुरुजी के मंदिर जाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब संगत जी मैं सुबह उठी, तैयार हुई और मुझे लग रहा था कि पता नहीं जलंधर कितनी दूर होगा। और सुबह उठ करके संगत जी मैंने पराठे बनाए, सब्जियां बनाई, बहुत सारी तैयारियां की और हमने संगत जी रेस्ट हाउस बुक करवा लिया था। और संगत जी जब हम जलंधर गए, गुरुजी महाराज के दर्शन किए, हमें बहुत बहुत आनंद आया। और गुरुजी ने कहा कि आते रहा करो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। और संगत जी मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मैं अपने साथ लंगर बनाकर लेकर गई थी और लंगर कार में ही रखा हुआ था। और उन दिनों संगत अपने घर से लंगर बनाकर लाया करती थी और दरबार में सबको खिलाया जाता था। और मुझे इस बात का इतना अफसोस है कि मेरे पास लंगर रखा हुआ था और मैं दरबार में संगत को नहीं खिला पाई। और मैं इस बात की बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से। और फिर संगत जी हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर के रेस्ट हाउस गए सोने के लिए। और मैं ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से मेरे पैरों तक कोई चीज फोल्ड हो रही है, कोई चीज नीचे की ओर आ रही है। और संगत जी तभी मैंने अपने हस्बैंड को जोर से आवाज लगाई और बुलाया कि देखो मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई चीज जा रही है शरीर में से। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी कर रहे हैं, ये बात किसी को भी कुछ बोलना भी नहीं है। और संगत जी जो चीज मुझे फील हो रही थी कि कुछ चीजें रोल होते होते नीचे तक आई और मेरे पैरों तक आ गई। और संगत जी फिर हम रात में सो गए और अगले दिन हम गुरुजी महाराज के दर्शन करके हम पटियाला आ गए। और संगत जी जब हम लोग पटियाला आ गए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे जलंधर तो बहुत पास है, मैं तो पैदल ही चली जाती हूँ गुरुजी के दर्शन करने। और संगत जी जब तक गुरुजी महाराज की कृपा होती है तभी हम उनके दर्शन करने जा सकते हैं। मेरे अंकल ने मुझे बहुत बार बोला कि चलो हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने चलते हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं हुई। और उसके बाद जब गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो हम उनके दरबार में जाने लगे। और उसके बाद तो हम दूसरे तीसरे दिन जलंधर मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाने लगे थे। अब संगत जी जब मैं पटियाला आई तो अगले दिन मेरी किट्टी थी। मैं अगले दिन उठी, सारी तैयारियां की और जिनके घर पे किट्टी थी मैं उनके घर पैदल पैदल ही चली गई। और संगत जी जब मैं पैदल पैदल जा रही थी तो मुझे गुरुजी महाराज का ही ख्याल आ रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं कितने महान गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। आनंद आ गया, पर मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं है कि मैंने इतने महान गुरु, इतने महान संत के दर्शन किए हैं। अब संगत जी जहाँ किटी हो रही थी मैं वहाँ पहुंची तो हम लोग तंबोला खेल रहे थे तो हमने टिकट्स ली। और जब मेरे हाथ में टिकट्स आए तो मेरे मन ही मन में मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अपने को जीतना है, गुरुजी अपने को सब कुछ ले जाना है, इसमें से अपने को ही जीतना है। और कम से कम संगत जी ये बात मेरे मुंह से 10-12 बार निकलती रही मन ही मन। अब संगत जी क्या हुआ कि जब हम खेलने लगे तो फर्स्ट लाइन मेरी, सेकेंड लाइन मेरी, थर्ड लाइन मेरी, कॉर्नर्स मेरे, हाउसेस सारे मेरे, 3 हाउस खेले, तीनों की तीनों हाउसेस मेरे। तो वहाँ पर सारी आंटियां कहने लगी कि शेखो आंटी तू क्या खाकर आई है, सबके सब तू ले जा रही है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं तूने। और संगत जी मैं चुप करके बैठी रही वहाँ पर और मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस जो भी है मेरा आ गया और मैंने ले लिया। और फिर संगत जी जब हम अगली बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने गए तो गुरुजी महाराज मुझे
मुझे कहते दरबार में, शेखू आंटी उठ जा, चल अपना सत्संग सुना। और संगत जी मैं खड़ी हो गई और अपने दाएं बाएं देखने लगी कि सत्संग क्या होता है। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी मुझे कहते हैं, सुना फिर सत्संग। और गुरुजी मुझे कहते हैं, तो फिर सुना, तो कल किट्टी खेल कर आई ना, सब सुना संगत को। और फिर मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने कितना कुछ जीता और कितना सारा गेम मेरे फेवर में रहा। और मैंने पूरा सत्संग सारी संगत को सुनाया। मैंने बताया कि किस प्रकार से मेरी सारी लाइनें मेरी आई, सारे हाउसेस मेरे आए और मैं जीतती चली गई। और संगत जी गुरुजी हंस के मुझे कहते हैं, शेखू आंटी उस समय मुझसे कुछ और मांग लेती, तब बोला ही मांगना सी। मैंने कहा गुरुजी मैनू की पता सी कि तुसी एने पहुंचे हुए हो। और संगत जी मेरी बात सुन के गुरुजी बहुत हंसे, सारी संगत हंसी। तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ और मांगना सी इस टाइम। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप इतने पहुंचे हुए हो, आपकी बड़ी कृपा रही मुझ पर। और फिर संगत जी एक बार की बात है, शेखू अंकल अपने गाँव मानसा चले गए फार्म हाउस पर और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। और संगत जी मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया। और संगत जी जब मेरी किडनी में दर्द स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने सोचा कि लेडीज को कुछ न कुछ चलता ही रहता है शरीर में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ दिखाने के लिए। और संगत जी मैं डॉक्टर राजश्री के पास चली गई और उनसे कहा कि डॉक्टर मुझे किडनी में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें एक पर्ची लिख कर दे रही हूँ, तुम सीधे यहाँ से डॉक्टर भारती बंसल के पास जाओ और वहाँ जाकर ये सारे टेस्ट करवाओ और इसकी रिपोर्ट फिर मेरे पास लेकर आओ और उसके बाद ही मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। अब संगत जी उनकी पर्ची लेकर मैं भारती बंसल के पास चली गई। और संगत जी वहाँ जाके मुझे पता चला कि भारती बंसल तो मेरी क्लासमेट रह चुकी हैं। हम लोग एक समय पर साथ में पढ़ा करते थे, साथ में ताश खेला करते थे। और संगत जी जब उनकी शादी हुई तब उनका घर हमारे घर के पास में ही था। तो संगत जी भारती बंसल ने मुझे कहा कि ये जो टेस्ट हुए हैं इनकी रिपोर्ट 4 दिन में आएगी। और संगत जी जब 4 दिन बाद मैं रिपोर्ट लेने पहुंची और संगत जी इस बीच में मुझे बहुत दर्द बना रहा किडनी में। खैर मैं रिपोर्ट लेके भारती बंसल के पास पहुंची तो फिर भारती बंसल ने कहा रिपोर्ट देख करके कि आंटी आपको कैंसर हो गया है। और संगत जी जैसे उसने ये बात बोली मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खसक गई हो। आई वॉज वेरी शॉक्ड। अब संगत जी वो सारी रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर राजश्री के पास चली गई और राजश्री ने कहा कि तुम्हारे तो रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए, तुम्हें तो कैंसर हो गया है। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर मुझे कितना हो गया है कैंसर। तो डॉक्टर कहने लगी कि मैं वो तो नहीं बता सकती क्योंकि उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डॉक्टर राजश्री से कहा कि मैंने तो आपके पास पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा ही लिया था, फिर ये सब कैसे हो गया मुझे। तो डॉक्टर कहने लगी कि नहीं घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। और संगत जी जब मैं घर आई तो मैं बेड पर लेटी हुई थी, तभी मेरे अंकल अपने गाँव से मानसा से आ जाते हैं। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंदर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो लेटे हुए हो, सब कुछ ठीक तो है। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैंने रिपोर्ट्स करवाई है और मेरी रिपोर्ट्स में कैंसर आया है। और अंकल कहने लगे कि ओहो तुम तो अभी तक मुझे संभालते आई हो, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, अब तुम्हें कौन संभालेगा। और संगत जी हमारी बेटी तब अमेरिका में रहती थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं प्रीति को फोन लगा रही हूँ अमेरिका। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि वो क्या कर लेगी, अब वो बहुत दूर बैठी है, वो कर ही क्या लेगी। और संगत जी मेरे दिमाग में मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ चल रहा था और उसी समय अपने आप ही प्रीति का फोन आ गया। तो वो मुझसे कहने लगी कि मम्मी क्या हाल है। तो मैंने बोला सब ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आपकी आवाज वैसी नहीं लग रही है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे टेस्ट करवाया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर हो गया है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा घबराने की कोई बात नहीं है, आजकल ये बीमारी तो लोगों को होती ही रहती है, आपको हो गई तो क्या हो गया, मैं आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और आप उन डॉक्टर को फिर दिखा देना। और फिर संगत जी थोड़ी देर में मेरी बेटी प्रीति का फोन आता है और कहती है कि मम्मा आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, दिल्ली में SK दास डॉक्टर हैं, आप उनके पास चले जाना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि प्रीति ने अपॉइंटमेंट ले लिया है, अपन पैकिंग करते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पहले मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, उनसे आज्ञा लूंगा और फिर ही हम दिल्ली जाएंगे। और संगत जी हम नेक्स्ट डे ही गुरुजी के पास चले गए और जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि गुरुजी वहाँ नीचे बैठे हुए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे देखते ही बोलते हैं आंटी की हो गया तेनू। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे कैंसर हो गया है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं ले कौन कहता है तुझे कैंसर हो गया, तुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, तुझे कोई कैंसर नहीं है। और मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो दिल्ली जा रही हूँ अपने आगे के टेस्ट करवाने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं जा टेस्ट करवा के आ,
और मुझे आकर के बताना कि टेस्ट में क्या आया। अब संगत जी हम चले गए दिल्ली, हमने सारे टेस्ट करवाए और उन सारे टेस्ट के रिजल्ट शनिवार को मिलने थे। और संगत जी जिस दिन रिपोर्ट आने वाली थी उस दिन मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस करके लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी पहले सिर्फ यही मंत्र चला करता था, ओम नमः शिवाय, और मैं लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती जा रही थी। और संगत जी तभी डॉक्टर दास ने आवाज लगाई और हम लोग अंदर गए। और जब हम अंदर गए तभी मेरे फिंगर्स क्रॉस ही थे और मैं लगातार मन में ओम नमः शिवाय बोलती जा रही थी। और डॉक्टर कहते कि तुझे किसने कहा कि तुझे कैंसर है? तुझे कोई कैंसर नहीं, तू बिल्कुल परफेक्ट है। जा जिस डॉक्टर ने बोला था उसके खिलाफ एक केस कर दे। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कैंसर नहीं है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे किसी के भी खिलाफ कोई केस नहीं करना है। और संगत जी गुरुजी ने कहा था कि मुझे शनिवार को ही वापस आकर के बताना। तो हम वहाँ से सीधे गुरुजी के पास गए और जैसे दरबार में पहुंचे गुरुजी ने मुझे कहा, हाँ आंटी क्या रहा रिजल्ट? तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कोई कैंसर नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे कोई कैंसर नहीं है। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी एक टेस्ट का रिजल्ट और आने वाला है, वो सोमवार को आएगा। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ उसकी भी तसल्ली कर लो। और फिर संगत जी मैं और अंकल वापस दिल्ली गए और डॉक्टर दास ने मुझे आवाज लगाई और तब भी संगत जी मैं लगातार ओम नमः शिवाय का पाठ करती रही। और डॉक्टर ने कहा कि तुझे कुछ भी नहीं है, तू पूरी तरीके से स्वस्थ है। और संगत जी डॉक्टर से सारी बातें सुनकर हम बहुत खुश हुए और हम सीधे वहाँ से महाराज जी के पास चले गए उन्हें थैंक्स करने के लिए। और मैं जैसे ही दरबार में गई गुरुजी ने कहा, हाँ आंटी फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे तो सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो गुरुजी कहते हैं कि तेनू मैं दसिया ना कि तेनू कोई कैंसर नहीं, तुझे कोई कैंसर नहीं होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा रही, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से निकाल दिया। उनकी कृपा आज भी मेरे पूरे परिवार पर बनी हुई है। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी एक बार फिर हमारा ऐसे ही मन हुआ कि हम गुरुजी महाराज का दर्शन करें। तो हम गुरुजी महाराज के पास जलंधर गए, गुरुजी हमको नहीं मिले, फिर गए फिर नहीं मिले, ऐसे हम बहुत बार जाते रहे, गुरुजी महाराज हमें नहीं मिले। तो मेरे अंकल कहने लगे कि अपन चंडीगढ़ चलते हैं, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है वो गुरुजी की बहुत सेवा करता है, अपन उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि गुरुजी कहाँ है, वो दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, कहाँ पर है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड के जिस दोस्त के यहाँ गए थे वो थे कर्नल रंधावा, वो वहीं पर थे। मेरे हस्बैंड और वो दोनों साथ में हॉकी खेला करते थे। और संगत जी इस बीच में मैं और मिसेस रंधावा हम दोनों सत्संग करते रहे और ये दोनों बाहर चले गए। मैंने मिसेस रंधावा से पूछा कि गुरुजी कहाँ है? तो कहने लगी कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी जब किसी को याद करते हैं तो उन संगत के घर पे गोटे की तारे निकलती है। तो मैंने कहा गोटे की तारे? वो तो हमारे घर बहुत निकलती है। और संगत जी जब गोटे की तारे गिरा करती थी तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ करती थी, कोई गोल्डन कलर की तो कोई सिल्वर कलर की, कोई व्हाइट कलर की, जगह जगह गोटे की तारे मिल रही थी। संगत जी अक्सर मेरे कपड़े छोटे या बड़े करने के लिए मैंने अपने पास मशीन रखी हुई थी, तो मुझे लगता था कि मैं जो कपड़ों को ऑल्टर करती हूँ तो उनमें से कुछ गिर जाता है, लेकिन संगत जी मैं गलत थी। और संगत जी मिसेस रंधावा के कहने के बाद मैं जब अपने घर गई तो मैंने देखा बहुत जगह मुझे वो तारे मिली। मैंने वो सारी तारों को संभाल के एक डिब्बी में रखा हुआ है। और फिर हमें बीच में पता चला कि किसी संगत के घर पे गुरुजी आ रहे हैं, तो हम गुरुजी के पास मिलने गए और मैं अपने साथ वो डिब्बी भी ले गई और मैंने गुरुजी को डिब्बी भी दिखाई। तो गुरुजी बहुत खुश हुए और कहा कि हाँ मैं आता हूँ घर पे। और गुरुजी ने कहा कि इन तारों को ऐसे ही संभाले रखना, मेरी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसाई है। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत उमेश अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी सात संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी है वो दर्शन आंटी के साथ शुरू हुई। और संगत जी उस समय मैं सहारनपुर में रहता था और तब हमारे पास एक नर्सरी हुआ करती थी जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। और दर्शन आंटी कई बार सहारनपुर आती थी हमारी नर्सरी में प्लांट्स लेने के लिए। और संगत जी उस समय उनकी फ्लाइट थी और फ्लाइट से गुरुजी महाराज के पास मिलने जा रही थी। और एक बार संगत जी उन्होंने हमें बताया था कि वो गुरुजी महाराज के पास जाती हैं। और संगत जी उस समय मैं किसी भी गुरु संत किसी पर भी बिलीव नहीं करता था और मैं बहुत मुश्किल से मंदिर भी जाया करता था। और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्दी दिल्ली आने वाला हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और संगत जी कुछ महीनों के बाद मैं दिल्ली में मयूर विहार में अपने ब्रदर के घर गया और
मैंने दर्शन आंटी से बात की। दर्शन आंटी मुझे कहने लगी कि मैं गुरुजी महाराज के यहाँ जा रही हूँ और क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल चल सकता हूँ। एंड संगत जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं दर्शन आंटी से मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड था बजाय गुरुजी के। हालांकि इस बात को सोचकर अब हंसी आती है, बट ये फैक्ट था। संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के लिए निकल पड़े, लेकिन जब हम चले तब मुझे गुरुजी महाराज की यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं पता था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता था। हम दरबार में पहुंचे और दरबार में पीछे जाकर के बैठ गए और बातें करने लगे। हालांकि हमें वहां बैठ करके बातें नहीं करनी चाहिए थी। और संगत जी, बस हम वहाँ शब्द कीर्तन सुनते रहे, हमने सत्संग अटेंड किया और जब आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी ने मुझे कहा तू आया कर। और अब इतने समय के बाद मुझे समझ में आया है कि जब गुरुजी महाराज किसी को कहते थे या कहते हैं कि तू आया कर, इसका मतलब कि गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में स्वीकार कर लिया है। और संगत जी, मेरे साथ ऐसा भी कई बार हुआ है कि मैं 2-4 लोगों को गुरुजी महाराज के पास ले गया हूँ और गुरुजी ने कहा एनु फिर ना लाई। और जिसका भी मुझे पता है संगत जी की गुरुजी ने कहा है कि आया कर, उसका मुझे पता है अच्छी तरीके से कि कैसा कल्याण हुआ है। और संगत जी, फिर मैंने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू कर दिया और थोड़ी दिनों के बाद मैं दिल्ली ही शिफ्ट हो गया। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिला तो पहली मुलाकात में मुझे वो बिल्कुल भी किसी गुरु के समान नहीं लगे, किसी संत या महापुरुष के समान नहीं लगे, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत हंसी मजाक किया करते थे, बहुत हंसते थे, लाफिंग करते थे। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके मैं एम्पायर स्टेट से निकला तो रात के 11 बज रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर वेरी यूज्ड टू फेस रेड लाइट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने मन ही मन में सोचा कि गुरुजी, अगर आप में वाकई पावर है तो मुझे एक भी रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए और मुझे सारी लाइट ग्रीन ही मिलनी चाहिए। आई वॉज सो स्टूपिड। और संगत जी, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था मुझे हर एक लाइट ग्रीन मिलती जा रही थी और मैं हर बार यही सोचता जा रहा था कि नहीं नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है। और जब मैंने मेन रोड से मयूर विहार की तरफ टर्न किया तब एक आखिरी रेड लाइट बची थी और मुझे दूर से ही वो रेड नजर आ रही थी। तो मेरे मन में आया कि अरे गुरुजी कुछ नहीं होते हैं, आगे जितनी ग्रीन लाइट आनी थी कोइंसिडेंस है, अब रेड लाइट तो आ ही गई है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं रेड लाइट तक पहुंचा तब तक वो ग्रीन हो चुकी थी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, कुछ तो बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी 30 की 30 लाइट मुझे ग्रीन मिल जाए। और संगत जी, जब मैं अगली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं दूर से ही, हाँ भाई जैन, वो लाइटों वाली बताई। और संगत जी, जब मैंने सारी संगत को लाइट वाली बात बताई तो सारी संगत तो हंसी, लेकिन गुरुजी तो बहुत बहुत हंसे, हंस के रेड हो जाते थे और 3 से 4 बार मुझे बोले, हाँ भाई वो लाइटों वाली तो बताई। और संगत जी, अब मैं जाके सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना स्टूपिड था। एंड संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत बहुत जोवियल थे, बहुत फ्रेंडली वे में बात किया करते थे। और संगत जी, ये मेरी पहली चीज जो गुरुजी महाराज के साथ हुई थी। अब संगत जी, मैं वो लास्ट बात बताता हूँ जो कुछ सालों के बाद मेरे साथ हुई। संगत जी, मेरा एक दोस्त था जो उस समय बैंकॉक में ही रहता था। हालांकि वो इंडियन ही था लेकिन वो वहाँ पर 25 सालों से रह रहा था। तो उसने मुझे कहा कि जैन साहब, मुझे यहाँ पर हार्ट अटैक आया था और 2 स्टंट लग चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि मुझे बाईपास करवानी पड़ेगी और यहाँ बहुत महंगा भी है। तो मैंने सोचा कि अगर मरना ही है तो अपने देश में जाके मरूं। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि आप मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट दिल्ली में देखें। और संगत जी, मेरा एक फ्रेंड था एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में, मैंने उससे बातचीत की तो उसने बोला कि हाँ, हमारा 4-5 लाख का एक पैकेज है, आप उनको बोलो कि मुझे कॉल कर ले, हम सारे अरेंजमेंट कर देंगे। और फिर संगत जी, मैंने उसे बता दिया और बाद में उसने कांटेक्ट किया हॉस्पिटल में और अपॉइंटमेंट ले लिया। और फिर मुझे उसने बताया कि हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है और इस तारीख को मुझे दिल्ली आना है। अब संगत जी, जब वो यहाँ आ चुका था तब मुझे अचानक से ख्याल आया कि वो तो इंडिया आ चुका होगा। तो मैंने उससे फोन लगाया कि भाई तू कहाँ है, तेरा ऑपरेशन होना था। तो उसने कहा कि हाँ, मैं आ गया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक और थेरेपी के बारे में पता चला जिसमें कि वो लोग लेग्स में कुछ कंप्रेशन करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई देख ले, इस तरह के लोग जो होते हैं वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। तो मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, झोला छाप डॉक्टर नहीं है, मेरे काफी सारे कस्टमर्स ने करवाया है और वो बहुत अच्छा बेटर फील कर रहे हैं और ये 1 महीने का कोर्स है, मैंने 4-5 दिन हो गए करवाते करवाते, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर संगत जी, मैं उसे हर तीसरे चौथे दिन फोन करके पूछता था कि भाई तू ठीक है, तो बताता था कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जब उसका 1 मंथ का पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है और नाउ आई एम गोइंग बैक टू द बैंकॉक। और संगत जी, जब मेरा फ्रेंड चला गया तो मैंने उस थेरेपी के बारे में और भी लोगों से पूछा
तो बताया कि हाँ भाई ऐसी थेरेपी होती तो है, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो फिर उससे कोई बचा नहीं सकता। और 3-4 महीने तक मेरा ये फ्रेंड लगातार मुझे बोलता रहा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और एक दिन अचानक उसका दोबारा फोन मुझे आता है और वो कहने लगा कि जैन साहब फिर से प्रॉब्लम हो गई है, आप वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में फिर से फोन लगाओ। तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नंबर तो दिया था। तो कहने लगा कि नहीं, मुझसे कहीं मिस हो गया नंबर। अब मैंने दोबारा उसको नंबर पूछ करके दिया, उसने बात की और वो वहाँ पर दिल्ली आया और एडमिट हो गया। और फिर संगत जी मैंने 4-5 दिन के बाद उसको फिर से फोन किया कि भाई क्या बात है, क्या खबर है। उसने फोन पिकअप नहीं किया, उसकी वाइफ ने फोन पिकअप किया और उसने मुझे बताया कि उमेश इज इन बैड कंडीशन और अभी डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और संगत जी 6-7 दिन के बाद मैं उसके पास मिलने गया, विजिट किया मैंने कि मैं उसे देखा हूँ और अपने साथ में गुरुजी का स्वरूप ले गया। और संगत जी जब मैं वहाँ गया तो उसकी वाइफ बहुत सैड थी और बता रही थी कि डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे हैं और एक डॉक्टर है जो कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर संगत जी मैंने उन्हें कहा कि आप ये गुरुजी का स्वरूप लो और इनके सिरहाने के पास रख दो, गुरुजी महाराज सब कुछ देख लेंगे और अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और उसकी वाइफ ने मुझे दोबारा कॉल किया और कहा कि उमेश वो स्वरूप गायब हो गया है, अगर तुम दोबारा भेज दो तो अच्छा रहेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो आईसीयू में से कहाँ चला गया। और संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप दोबारा भेज दिया और 10 दिन के बाद एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड का हार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, सिर्फ ट्रांसप्लांट हो सकता है और बेटर होगा कि आप घर जाएं, आप वेट करें कि कहीं से कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिल जाए। और संगत जी वो लोग घर आ गए और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी रिपोर्ट्स दिखाई, वेदांता भी गए तो वहाँ भी सेम रिपोर्ट्स में यही कहा गया कि बहुत बुरी तरीके से डैमेज और ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। संगत जी उसी दौरान 26 जनवरी को यहाँ पर नोएडा में बहुत बड़ा सत्संग हुआ। और संगत जी जनरली मैं सत्संग में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उस सत्संग में गया और वहाँ मुझे बोला गया कि उमेश अंकल आप अपना सत्संग शेयर करें। मैंने अपना सत्संग शेयर किया और साथ में कहा कि आज मैं गुरुजी को चैलेंज करने भी आया हूँ। और मैंने अपने दोस्त की सारी कंडीशंस बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा बोला गया है और मैंने कहा कि मैं गुरुजी को चैलेंज करने आया हूँ कि वो ही अब मेरे फ्रेंड को ठीक करेंगे। और संगत जी मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे गुरुजी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। और काफी संगत ने भी मुझे कहा कि उमेश अंकल आप काफी सीनियर हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि हाँ बात तो सही है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर दी और मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों किया। करीब 3-4 दिन के बाद उमेश की वाइफ ने मुझे बताया कि हमें कहीं से पता चला है मैक्स हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो हम सोच रहे कि हमें वहाँ चले जाना चाहिए। और संगत जी वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वो पहुंच गए और डॉक्टर्स ने बताया कि सिर्फ 5% चांस है और हम वो चांस ले सकते हैं। और वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनकी वाइफ ने मुझे बाद में बताया कि जब उनके हस्बैंड को अंदर ले जाया जा रहा था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या आप अपने हस्बैंड को आखिरी बार देखना चाहोगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम है। एंड डॉक्टर ने उमेश को कॉल बैक किया और कहा कि आप लोग आराम से मिल लो। और संगत जी उसका ऑपरेशन बिना किसी परेशानी से हो गया। संगत जी वो बंदा ठीक हो गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। और संगत जी अब वो यंगॉन में शिफ्ट हो गया है। मैं लास्ट मंथ ही उससे मिलकर भी आया हूँ। और संगत जी मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण ही हुआ है। और संगत जी मैं बीच में सोचा करता था कि हम सब गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बात करते हैं कि हमने ये सोचा और ये हो गया। एक बार की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इस काम में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत पैसे मांग रहे हैं। तो गुरुजी मुझे बोले कि गुरु ही तो सस्ता है, बाकी तो सब महंगा है। गुरुजी कहा करते थे कि मुझसे सस्ता कोई मिलेगा क्या, ना आपको कोई रिचुअल्स करना है, ना आपको कोई दान करना है। और मुझे लगा कि यहाँ करना क्या है फिर आकर के, गुरुजी कोई धन नहीं मांगते, बस यहाँ आकर के लंगर खाओ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लंगर का पैसा कहाँ से आता है और वो भी किसी को नहीं पता। देयर वॉज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। और संगत जी वो दिल्ली में ही सेटल्ड हो गए और मैं भी उनके पास वंस इन वाइल मिलने जाया करता था। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या किसी गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो वो कहने लगे कि कभी चले हम आपके साथ? तो मैंने कहा हाँ भाई चलो। और संगत जी हम लोग गए और जब हम आज्ञा लेकर वापस आ रहे थे तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा एनु फिर न लाई। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या बात हो गई। और तब तक संगत जी वो ऑफिसर दरबार से बाहर निकल चुका था। तो गुरुजी ने बड़े लाउड वॉइस में कहा कि जब तक ये पावर में था तब तक इसने कभी किसी का भला
भला नहीं किया। इसके पास जो भी दुखियारा आया है इसने उसको लात ही मारी है और मैं इसका अब क्या कल्याण करूंगा। और मुझे यहाँ से बहुत बड़ा मैसेज मिला संगत जी कि गुरुजी को हमसे क्या चाहिए। और संगत जी, जो मुझे समझ में आया, जो मेरा परसेप्शन बोलता है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं सब कुछ दूंगा तुझे, बस तू एक बार नेक बंदा तो बन के देख। तो अपने मन का भांडा जो मेरे पास लेकर आ रहा है उसे तू साफ करके तो ला। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत के साथ हमेशा 1-to-1 रिलेशन ही रखते हैं। वो रोज अपनी संगत को प्रेजेंस दिखाते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उन पर टोटल सरेंडर कीजिए। और जो कुछ भी गुरुजी महाराज के थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, जो चाहते थे कि संगत करें, हमें वही करना चाहिए। हमें शुद्ध विचारों के साथ, हमें अच्छे विचारों के साथ अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।